हमने अफसाना तारीख का कफन की पढ़ाई की थी। आज हम इस अफसाने का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। इस अफसाने के मुसन्निफ हैं अमर जलील। तो अफसाने के शुरू के हिस्से में हम ये पढ़ चुके थे कि हमारा मरकज़ी किरदार एक शीदी है कि जो बहुत ही बुरी हालत में है, यानी कि देखने में बहुत ही फटे पुराने कपड़ों में और मेला कुचेला। इसके अलावा जो है उसकी रंगत और उसकी जिसामत की वजह से सब लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं और उस पर तंज भी कर रहे हैं। और ये मंजर है सारा एक ईदगाह का, यानी जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है उस जगह का। तो हम अपने अफसाने को यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और इस अफसाने को समझने की कोशिश भी कीजिए। पीछे जाओ ए तवे के भाई, पीछे जाओ। तवे के भाई, अब देखें तवा कैसा होता है, बिल्कुल काले रंग का। तो यानी कोई उसे क्या कह रहा है, तवे का भाई। ये भी तंज में कहा जा रहा है। दूर हटो, भाग जाओ, खबरदार जो आगे आए। अब देखें ये सारी ही बातें वावेन में करके लिखी हुई हैं। इसका ये मतलब है कि मुख्तलिफ लोग उसे ये बातें कह रहे हैं। कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, इस तरह से। शीदी ने उन्हें जवाब नहीं दिया, ना ही गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। पुरस्कार रोशनी वाज़े तौर पर उसकी आंखों में चमक रही थी। वो आगे बढ़ गया। वो कदम उठाता, छलांगे मारता, नमाजियों की दो चार कतारें फलांग गया, यानी कि उनसे आगे की तरफ बढ़ गया। लोगों में खलबली मच गई। खलबली मचना मुहावरे के तौर पे कहा जाता है और इसका मतलब यानी अफरा तफरी हो गई, लोगों में शोर शराबा सा मच गया। जो ऊँग रहे थे वो बेदार होकर बैठ गए। जो बेदार थे और कानों से आवाज सुन रहे थे और आंखों से अपने जूतों और बच्चों की निगहदाश्त यानी हिफाजत करना, संभालना कर रहे थे, वो शुतुरमुर्ग की तरह गर्दनें फेर कर शीदी की तरफ देखने लगे। उन्होंने जब शोर सुना तो झपट कर यानी कि फौरन से अपने अपने जूते उठा लिए और बच्चों को खींचकर गोद में बिठा लिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने ये समझा कि कोई चोर हमारे दरमियान आ गया है। और मस्जिद में या नमाज पढ़ने की जगह पर उमूमन जब चोर कोई होता है तो वो जो है जूते वगैरह चुराना एक बहुत ही आम सी बात है, मस्जिद में जूतों की चोरी होना। तो इसलिए लोगों ने क्या किया कि अपने जूते भी उठा लिए और बच्चों को भी फौरन से गोदों में उठा लिया। कुछ पुरहशमत यहाँ पर यूँ समझ लीजिए दबदबे वाले, जिनको देखकर ही उनके रौब का अंदाज़ा हो रहा हो। बहादुरों और निडर भी बहादुर ही को कहते हैं। शीदी को काबू में कर लिया। पकड़ना, मत छोड़ना, खूब मुरम्मत करना भी मुहावरे के तौर पे कहा जाता है और इसका मतलब होता है मार पीट करना। शोरगुल बढ़ गया। मुल्ला ने आवाज बंद कर दिया और मिंबर कहते हैं मस्जिद में उस ऊंची जगह को कि जहाँ पर जो है वो मुल्ला बैठते हैं और बैठकर बयान वगैरह करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं वगैरह। सबसे ऊंचे जीना आप जानते ही हैं, सीढ़ी को कहते हैं, पर चढ़कर तमाशा देखने लगा। तमाम मखलूक, अब यहाँ मखलूक से मुराद है लोग, का ध्यान शीदी की तरफ हो गया। कई अनवा यानी इकसाम के लोग, कई इकसाम के लहजे, भांत भांत की बोलियां। भांत भांत की हमने मायनी शुरू में पढ़ लिए हैं, तरह तरह की, लेकिन मफहूम सबका एक जैसा। यानी कि उन सब की अपनी अपनी ज़बानें थी, अपनी अपनी बोलियां वो बोल रहे थे, लेकिन बात वो जो कर रहे थे सबका मतलब एक ही था, सब एक ही बात कर रहे थे। और वो क्या बातें थी, चलें आगे पढ़ते हैं। चोर है, चोर नहीं है, जेब कतरा है, बिशनी है। बिशनी के वैसे तो बहुत से मायने हैं और यहाँ पर यूँ समझ लीजिए आवारा, अयाश वगैरह। बराबर का यहाँ मतलब है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जरूर किसी मोमिन की जेब खाली कर ली होगी। जेब खाली कर लेना भी मुहावरे के तौर पर समझे कहा जाता है और इसका ये मतलब कि उसकी जेब से सारा कुछ निकाल लिया होगा, चोरी कर ली होगी। शक्ल से ही चोर का पुत्र दिखाई पड़ता है। जूतों का चोर है, काबू करना,
यानी ये सारी बातें लोग उसे कहे जा रहे हैं और सब अपनी अपनी जबानों में कह रहे हैं, मगर सबका मतलब तो एक ही है। और वो क्या मतलब है कि सब उसको चोर ही समझ रहे हैं। कोई उसे जेब कतरा चोर समझ रहा है, कोई उसे जूतों का चोर समझ रहा है, वगैरह। चले आगे पढ़ते हैं। पकड़ना, भागने मत देना, जल्दी करना, चोर है, जेब कतरा है, बदमाश है, शोधा है। बदमाश और शोधा आपस में मुतरादिफ ही हैं और इसका ये मतलब है यानी अच्छी चाल चलन वाला ना होना, बद तहजीब वगैरह जिसे हम कहते हैं। अब ये सब बातें मुख्तलिफ लोग उसके बारे में करते जा रहे हैं। एक शख्स हुजूम यानी इस सारे रश में से रास्ता बनाता, हल्ला बोलता, हल्ला बोलना मुहावरे के तौर पर कहा जाता है, यानी चढ़ाई करता हुआ आगे बढ़ाया। उसके होंठ पतले और खुश्क, आंखें मिचमिची। मिचमिची आंखें कहते हैं जैसे आधी आधी खुली हुई सी आंखें, माफ कीजिएगा आधी आधी सी बंद सी आंखें, और बेरौनक, और बाल उजड़े हुए थे, यानी उसका हुलिया ऐसा था, वो देखने में ऐसा था। उसने लोगों से बुलंद आवाज में कहा, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये चोर ना ही ये चोर नहीं, ना ही जेब कतरा और ना ही लफंगा है, ये सिर्फ शीदी है। अब देखें कितनी ही अच्छी बात उन सारे लोगों में से एक शख्स ने आकर कही कि ना ये जेब कतरा है ना ये चोर है, इसका कसूर या गलती सिर्फ क्या है कि ये सिर्फ एक शीदी है। अब चलिए देखते हैं कि फिर उस जिस शख्स ने ये बात कही उसके साथ लोगों ने क्या किया। जिस नेक बंदे का हाथ शीदी की गर्दन में था, नेक बंदा यहाँ तंज में कहा जा रहा है यानी अच्छा बंदा, उसने एक निगाह में नौवारिद, नौवारिद कहते हैं नया आए हुए को, जो अभी अभी आया था, यानी ये वाला शख्स जिसने ये बात कही थी, का जायजा लेते हुए तंजिया अंदाज में पूछा, और तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं मामू खां मोची हूँ, यानी उसका नाम ये है और उसका पेशा ये है। भाग जा मोची, तू जाकर फटे पुराने जूतों की मरम्मत कर। मरम्मत करना यानी ठीक करना। अब यानी एक शख्स उनमें जो आया जिसने ठीक बात कही, लोगों ने उसे भी टोक दिया और उसे क्या कह रहे कि तू, उसको भी उसके पेशे के मुतालिक टोक रहे हैं कि तू तो मोची है, जाकर फटे पुराने जूते सी, और इस काम में तेरा कोई काम नहीं है। नेक सूरत और नेक सीरत शख्स ने कहा। अब यहाँ पर नेक सूरत और नेक सीरत भी तंज के अंदाज में कहा जा रहा है कि अच्छी शक्ल वाला और अच्छे अखलाक वाला। हम खुद ही इसकी खबर लेंगे। खबर लेना भी मुहावरे के तौर पे कहा जाता है और इसका मतलब होता है मज़ा चखाना, सबक सिखा देना। मामू खामोची धक्के ठुड्डे खाकर मंजर से गायब हो गया। मंजर से गायब हो जाना यानी वहां से चला गया, अब किसी को नजर न आया। और फिर बड़ी देर तक बुलंद आवाज में जुमले एक दूसरे से उलझते रहे। जुमले एक दूसरे से उलझते रहे यानी इतनी सारी लोग बातें कर रहे थे कि जिसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जुमले आपस में गडमड हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे। मारो मारो, ठुकाई अच्छी तरह करो। ठुकाई करना भी मुहावरे के तौर पर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मार पीट करना। पहले इसकी तलाशी लो, नमाज में रखना मत डालो। रखना डालना यानी कि रुकावट पैदा करना। दरख्त से बांध दो, नमाज के बाद मुंह काला करके गधे पर बिठाकर इसका जुलूस निकाला जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा और अहम मसला है। इसके मुंह पर कालक की बजाय चूने की सफेदी फेरेंगे। अब देखें किस कदर तंज है इस जुमले में कि इसके मुंह पर कालक नहीं बल्कि चूने की सफेदी फेरेंगे, क्योंकि वो तो शीदी है, वो पहले ही इतना काला है कि उसके चेहरे पर तो कालक का पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम उसके चेहरे पर कालक नहीं बल्कि सफेदी फेरेंगे। हरगिज नहीं, चोर का मुंह हमेशा काला होता है। अब किसी दूसरे ने ये बात कही। इस मसले पर लोगों से वोट लिया जाएगा। वोट लिया जाएगा यानी लोगों से राय तलब की जाएगी, राय ली जाएगी। जितने लोगों ने कहा कि काला मुंह करना चाहिए, अगर ज्यादा लोगों ने ये कहा तो फिर काला किया जाएगा, अगर ये कहा कि नहीं सफेद करना चाहिए, इस तरह करके वोट लेना, मतलब इस तरह करके राय ली जाएगी। वोट लेने का वक्त नहीं है, अब किसी दूसरे ने ये बात कही। लोग आपस में बहस मुबाहिसा करने लगे। वो एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। शोरो गुल बढ़ गया।
لوگ شیدی کے حشر یعنی اس کا انجام کے متعلق کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ اب دیکھیں یہاں سے لے کر یہ جو ساری بات چلتی چلی آ رہی ہے، یہ سب لوگ جو وہاں موجود تھے نماز پڑھنے کے لیے، وہ سب کہے جا رہے ہیں اس شیدی کے بارے میں، اور اس کے ساتھ آخرکار کیا انجام ہونا چاہیے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اب اس کے ساتھ۔ تو چلیں پھر کیا ہوا پڑھتے ہیں۔ پہلی قطار میں ملک کی نامی گرامی کہتے ہیں مشہور کو، اور جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز یعنی ہر دل کو اچھی لگنے والی، مشہور و معروف جناب محمود صاحب موجود تھے۔ لوگوں کو محمود صاحب کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی۔ فکر لاحق ہونا محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ فکر ہو گئی، فکر مند ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ وہ محمود صاحب کے لیے پریشان ہونے لگے۔ ہجوم میں سے کسی نے بلند آواز چیختے ہوئے کہا، کالا شیدی پہلی قطار کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ بدبخت ضرور کسی دشمن ملک کا ایجنٹ ہے۔ ایجنٹ کو آپ یہاں پر سمجھ لیجئے، ایجنٹ کہا جاتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو کسی دوسرے ملک میں آئے اور اسی ملک کا جو ہے وہ رہنا سہنا اختیار کر لے، وہیں انہی لوگوں جیسا ہو جائے، اور وہ ایسا کیوں کرے؟ تاکہ وہ انہی لوگوں میں گھل مل کر اس ملک کی خاص یا اہم باتیں اپنے ملک تک پہنچائے، اور ایسا عموماً یعنی عام طور پر دشمن ملک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک نئی بات پتہ چلی کہ لوگوں نے اسے کیا سمجھ لیا، دشمن ملک کا ایجنٹ، یعنی وہ کسی ہمارے دشمن ملک سے آیا ہوا شخص ہے، اور محمود صاحب کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب محمود صاحب ہم نے یہاں پڑھ لیا نا کہ ملک کی کوئی جانی پہچانی شخصیت تھی، بہت ممکن ہے کہ کوئی سیاسی شخصیت ہو سکتی ہے۔ اس نئے انکشاف کہتے ہیں پتہ چلنا، یعنی کوئی بھی ایک دم سے کوئی بات پتہ چل جائے، راز کی بات، کوئی اہم بات۔ لوگ حواس باختہ ہو گئے۔ حواس باختہ ہو جانا بھی محاورتاً کہا جاتا ہے، یعنی ہوش میں نہ رہے، پریشان ہو گئے، بہت زیادہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا یا کیا کرنا ہے۔ اچانک شیدی نے چھلانگ لگائی۔ وہ چیتے کی طرح چھال مارتا، چھال بھی چھلانگ ہی کو کہتے ہیں، بڑے بڑے ڈگ بھرنا یعنی بڑے بڑے قدم اٹھانا، بہت تیز تیز چلنا، لوگوں، مسلوں، جوتوں اور چپلوں کی کئی قطاریں پھلانگ گیا۔ پہلی صف میں محمود صاحب کے ساتھ شہر کے لائق افسران افسر کی جمع ہے، اور لائق افسران یعنی بہت ہی قابل کام کرنے والے، صنعتکار، تاجر یعنی تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، اور بینکر یعنی بینکوں میں کام کرنے والے، کندھے سے کندھا ملا کر یعنی کہ بہت ہی جڑ کر آپس میں ملا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گردنیں جھکائے اور دو زانو بیٹھے ہوئے تھے۔ دو زانو بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے، اور اخباری فوٹوگرافروں سے تصاویر کھنچوا رہے تھے۔ اخباری فوٹوگرافر یعنی کہ جو ایسے فوٹوگرافر ہوتے ہیں جن کی تصاویر پھر اخبار میں لگائی جاتی ہیں رپورٹس وغیرہ یا خبروں کے ساتھ۔ پہلی صف کے عین عقب یعنی بالکل پیچھے، محمود صاحب کی حفاظت کے لیے سادہ کپڑوں میں حفاظتی عملہ سے مراد ہے وہ کچھ شخص کہ جو حفاظت کے لیے محمود صاحب کے ساتھ موجود تھے، وہ بالکل پہلی صف کے عین برابر میں یعنی اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، برجستہ یعنی بالکل مناسب اور ٹھیک انداز میں، اور طاقتور ارکان رکن کی جمع ہے، اور یہاں رکن سے مراد عملے میں موجود ہر شخص ہے، بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بظاہر نماز پڑھنے اور اللہ کی عظمت کے سامنے سر سجود یعنی سجدہ کرنے ہونے آئے تھے، لیکن دراصل وہ محمود صاحب کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے، اور نئی صورتحال کے باعث چوکس یعنی ہوشیار ہو رہے تھے۔ ان کے نیفا شلوار کے اوپری حصے کو کہا جاتا ہے، خطرناک اسلحہ چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ بیٹھنے میں دشواری یعنی مشکل محسوس کر رہے تھے۔ اب دیکھیں اس ایک پیراگراف میں، اس عبارت میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو ملک کی جانی پہچانی شخصیت تھی محمود صاحب، اس کے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے جو لوگ پہلی صف میں یا جو پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے موجود تھے، وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ شہر کے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو اگلی صف تھی اس میں بھی کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ حفاظتی عملہ کہ جو اس افسر کے ساتھ آیا ہوا تھا اس کی حفاظت کے لیے۔ اب بظاہر یعنی دیکھا جائے سامنے تو وہ صرف
اللہ کی عبادت کرنے یعنی کہ نماز پڑھنے آئے تھے نا عید کی، اللہ کے آگے سجدہ کرنے آئے ہوئے تھے، لیکن اصل میں تو ایسا نہیں تھا، اصل میں وہ کس لیے آئے ہوئے تھے؟ اپنا کام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ محمود صاحب کی حفاظت کرنا۔ اور اسی طرح یہاں پر جو ان افسران کی بات ہوئی ہے اور محمود صاحب کی بات ہوئی ہے، تو ان کو بھی دیکھیے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کس طرح سے، گردنیں جھکا کر اور دو زانو بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بہت ہی جو ہے فرما برداری کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ لیکن وہ اس طرح سے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کی تصویریں کھینچی جا رہی تھیں، اور وہ تصویریں اگلے دن یا آج ہی کے دن کے اخبار میں لگنی تھی، ان تصویروں کے لیے وہ اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، نہ کہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہاں پر ایک بڑی ہی اچھی اور گہری بات کی ہے مصنف نے، اور ایک منظر سا ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج ہم نے افسانہ تاریخ کا کفن کے اگلے حصے کی پڑھائی کی۔